गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आज हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होती है एप्लीकेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की? जैसा कि हम जानते हैं, थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये सारी बातों को देखने के लिए अब हम थर्ड लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। फर्स्ट, पहला हम देखते हैं फर्स्ट बुक ऑन टेबल। हम एक बुक लेते हैं जो कि टेबल पर रखी हुई है, उसे देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक टेबल है। वी आर गोइंग टू हैव दैट टेबल। हमारे पास ये एक टेबल है। वी आर हैविंग दिस टेबल एंड ए बुक। यहाँ पर एक बुक रखी हुई है। इट्स अ बुक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो बुक का वेट है वो एक फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड। तो उससे काउंटर करने के लिए दूसरी फोर्स भी लग रही है। अगर F1 हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके रिएक्शन में हमें R एज ए रिएक्टिव फोर्स देखने को मिल रही है। एंड देयरफॉर जो हमारी बुक है वो टेबल पर अच्छे से रखी हुई है। इट इज देयरफॉर आवर बुक इज पुट ऑन द टेबल। इन अ सिमिलर मैनर, हम जब बुक को आगे मूव कराते हैं या ऐसे फोर्स लगाते हैं F2, तो एक सेकेंड फोर्स लगती है, दैट इज F, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है? ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। सो जब बुक टेबल पर रखी हुई है तो उस पर भी एक्शन और रिएक्शन का वर्क हो रहा है। तो एक फोर्स एक्शन की, दूसरी फोर्स रिएक्शन की उस पर उसी सेम टाइम पे एक्ट करती है। सेकेंड, इन केस ऑफ स्विमिंग, इन केस ऑफ स्विमिंग इन केस ऑफ स्विमिंग स्विमिंग का केस हम देखें तो ये हमारे पास बहुत सारा वाटर है। इट्स अ वाटर वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारे पास वाटर है। हियर वी आर गोइंग टू हैव वाटर। नाउ here we have a swimmer who is swimming. So swimmer क्या करता है? Swimmer push the water backward, push the water backward। पानी को पीछे की तरफ पुश लगाता है एज अ एक्शन, एक्शन के रूप में एक फोर्स लगाता है वाटर पर। तो इन टर्म ऑफ रिएक्शन it get equal and opposite force. It's F1, it is F2 that have to move in forward direction, and it force will be as a reaction force. It is as reaction force.
जब हमने एक रिएक्शन किया तो हमें एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देखने को भी मिला। थर्ड केस, फायरिंग बुलेट। फायरिंग बुलेट फ्रॉम गन, बंदूक में से गोली को निकालना या बुलेट को हम चलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें एक्शन और रिएक्शन फोर्स देखने को मिलती हैं। जब हम एक बंदूक गोली को चलाते हैं तो उसमें एक फोर्स लगती है एज एक्शन, तो हमें भी एक जर्क महसूस होता है एज अ रिएक्शन। So we have a gun we have a gun, and we are having a bullet, and it is going to fired एच एक्शन, तो आगे की तरफ मूव किया एज द एक्शन। तो उसके फायर करने के कारण जो पर्सन उसे चला रहा था उसे एक जर्क महसूस होता है, जिसके कारण बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क महसूस होता है एज ए रिएक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में एज ए रिएक्शन जर्क महसूस होता है। That's a jerk. Jerk going to be experienced by a person. Note down. इसके बाद हम अगला लेते हैं। अगर फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं, वॉकिंग। जब हम चलते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू वॉक, तो ऐसी कंडीशन में हम एक बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं एज एक्शन, और जिसके कारण हमारे फुट को एक फोर्स लगती है एज एक्शन, जिस कारण हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सो लाइक दिस, अगर हम यहाँ पर खड़े थे और यहाँ से चल रहे थे, यहाँ से चल रहे थे, तो यहाँ पे ये हमारी सरफेस थी। तो हमने क्या किया, अपने एक फुट से ऐसे बैकवर्ड फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जिसके कारण ये एज ए एक्शन हमने फोर्स लगाया, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक्शन का फोर्स लगाया। तो उस एक्शन के कारण हमें एक फोर्स मिली, जिससे हमारा पैर आगे की तरफ मूव किया और हम आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। रिएक्शन के तौर पर, और वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, और हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो वॉकिंग भी पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ भी हमारी वॉकिंग के अंदर आता है। वॉकिंग के अलावा हम फिफ्थ एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाटर स्प्रे का। हम एक पाइप लेते हैं, वी हैव अ पाइप लाइक दिस। एक पाइप है, इसमें वाटर है, इट कंटेन लॉट ऑफ वाटर।
और इसमें से वाटर बाहर निकला, तो वाटर एक फोर्स के साथ एज एक्शन बाहर निकला, वाटर पे एक फोर्स लग रही है एज एक्शन, वाटर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स एज एक्शन, तो उस वाटर को एज पाइप को पकड़ा हुआ इंसान है, उसे रिएक्शन की फॉर्म में एक फोर्स जो कि इक्वल एंड अपोजिट होती है उसे एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सो इन दैट कंडीशन वी आर आल्सो गोइंग टू हैव थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नोट डाउन। सिक्स के लिए हम देखेंगे रीबाउंसिंग बॉल। रीबाउंसिंग बॉल, एक बॉल जो कि जमीन से टकरा करके दोबारा से ऊपर आती है, तो उसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास ये एक सरफेस थी और यहां पर ये एक बॉल थी, ये नीचे आई तो इसने सरफेस से टच किया, तो इसने सरफेस पर एक फोर्स लगाई एज अ एक्शन, एक्शन फोर्स लगाई, और उस एक्शन के कारण उसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस हुई एज अ रिएक्शन, उसे एज अ रिएक्शन एक फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिली। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये रिएक्शन, इसने भी हमारा थर्ड लॉ वर्क कर रहा है, जब एक्शन किया डाउन आई और उसकी वजह से बॉल अप गई, लेकिन हर बदलते टाइम के साथ साथ इसका जो रिबाउंसिंग टाइम होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि कुछ फोर्स जो होती है वो कम होती चली जाती है। देयर इज सम अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ द फोर्स। हर टाइम पर एक्शन रिएक्शन की फोर्स में, क्योंकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फोर्स वो भी एक्ट कर रही है, तो वो उसमें कुछ न कुछ कमी लेती आती है। तो इस तरीके से रिबाउंसिंग ऑफ बॉल में भी हमारा थर्ड लॉ वर्क करता है। नेक्स्ट 7, मूविंग ऑफ कार। या मूविंग ऑफ कार से अच्छा है हम ईएस में आ जाएगा, हमारे मूवमेंट की तरह होता है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे सेवंथ कि जो दो बॉडी होती हैं उनके बीच में भी फोर्स लगती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स इन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज और मास, जो दो बॉडी होती हैं चाहे वो पॉइंट चार्ज हो या मास हो उनके अंदर, उनके बीच में भी फोर्स में लगती है। जैसे हमारे पास पहले हम चार्ज का देखते हैं, प्लस क्यू एक चार्ज था, एक बॉडी थी प्लस क्यू चार्ज की, दूसरी बॉडी थी माइनस क्यू चार्ज की। ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे पे, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इवन देन दे आर एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। तो अगर ये इसे फोर्स लगा रहा है F1, तो ये भी इसे फोर्स लगाएगा F2, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर हम ये मान लें जो हमारी F1 है वो एक्शन की फोर्स है, इट इज फोर्स ऑफ एक्शन, तो हमारी F2 जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स हमारी रिएक्शन की फोर्स हो जाएगी, इट्स अ फोर्स ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू है, ये रिएक्शन की तरीके से हमें फोर्स ऑब्टेन होगी। तो फोर्स इसी तरीके से चार्ज पार्टिकल जो मास होता है, एक बॉडी का मास m1, एक बॉडी का मास m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये भी एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, ये हमारा F1, ये हमारा F2, इट्स हम इसे एक्शन कहते हैं, तो इसे हमें रिएक्शन कहना पड़ेगा।
तो एक्शन एंड रिएक्शन, जो दो मास के बीच में लगती है फोर्स, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और ये हमारी जो फोर्स होती है, इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज एंड मास, दो पॉइंट चार्ज और मास के बीच में फोर्स लगती है इस तरीके से। ये हमारी अनकॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि फोर्स लग रही है बिना कॉन्टैक्ट के। ये फोर्स हमारी बिना कॉन्टैक्ट के लगने वाली फोर्स रहती है। नोट डाउन। नेक्स्ट इज रॉकेट एंड बलून। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मोशन इन रॉकेट एंड बलून। रॉकेट रॉकेट का मोशन दिखाएंगे। रॉकेट के मोशन को देखने के लिए हम एक बलून को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक बलून है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। देयर इज अ गैस फिल्ड विद इन दिस बलून। इस बलून के अंदर गैस फिल्ड है। नाउ जो गैस थी इस बलून से आउट हुई एज द एक्शन। एक्शन के रूप में जो गैस थी उसमें से ये निकलती है। तो गैस के फॉर्म में जब ये निकलती है तो एज रिएक्शन एक फोर्स बलून को देखने को मिलती है, जिसके कारण जो बलून होता है वो बड़ी स्पीड से मूवमेंट दिखाता है यहाँ से होते हुए, क्योंकि इसमें से ये जो गैस है इट इज गोइंग टू बी स्केप आउट वेरी सडनली। हाँ, और जिस कारण इस पर फोर्स लगती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अगर हम इस बलून को ऐसे रखने की जगह पर ऐसे रख दें, ओरिएंटेशन चेंज कर दें इसका, इस तरीके से लेकर के इस तरीके से यूं कर दें, तो गैस हमारे बलून की जो गैस होगी वो, जो गैस इसमें फिल है वो ऐसे करके यूं निकलेगी। गैस है वो ऐसे करके यूं निकलेगी इसमें से। तो एज एक्शन डाउनवर्ड होगा और अपवर्ड मूवमेंट एज अ रिएक्शन। तो इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ कर दें या डाउनवर्ड कर दें। अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो बलून यूं जाएगा और इस तरीके से करेंगे तो रॉक इस तरीके से जाएगा। तो मतलब जिस तरीके से हम उसे छोड़ेंगे तो उस तरीके से हमारा बलून ऊपर की तरफ मोशन करेगा। इन अ सिमिलर मैनर जो हमारा रॉकेट होता है उसके अंदर भी यही होता है। सपोज वी हैव दैट रॉकेट। हमारे पास ये एक रॉकेट है, हमारे पास ये एक रॉकेट है, हमारे पास ये एक रॉकेट निकल के आया। अब जो रॉकेट है इसके अंदर भरी हुई है बहुत सारी गैस। इट कंसिस्ट ऑफ गैस। जो रॉकेट है हमारा बहुत सारी गैस से फिल होता है। नाउ एज दैट गैस कम्स आउट, ये गैस बाहर निकलती है। दैट गैस गोइंग टू बी कम आउट। जब ये गैस बाहर निकलती है तो ये एक एक्शन की फोर्स लगाती है। इट अप्लाई अ फोर्स ऑफ एक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक एक्शन की फोर्स लगाती है, तो जिसकी वजह से एज अ रिएक्शन
एक अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स रॉकेट को एक्सपेंस होती है, जिसके कारण वो मोशन करता है, ऊपर की तरफ मुड़ता है, जब तक कि उसके अंदर गैस फिल है। इन अ सिमिलर मैनर हम देखते हैं यही केस हमारा जेट के केस में भी होता है। इफ वी आर गोइंग टू बी हैव दैट लाइक, अगर हमारे पास ये एक जेट है हमारे पास, इट्स अ जेट वी आर गोइंग टू हैव, एंड इट्स इंजन इज आल्सो गोइंग टू फिल्ड, इसके अंदर जो इंजन है वो भी गैस से फिल्ड है, और अब ये गैस जो है यहाँ से ऐसे निकल रही है इसमें से, दैट गैस इज गोइंग टू बी कम आउट। तो एक एक्शन की फोर्स, ए फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन जो किसी पीछे की तरफ ढकेलती है, वो लगती है। तो इस एक्शन के कारण एक रिएक्शन की फोर्स, लगती है, जो कि इस रॉकेट को ऊपर की तरफ पहुंचाती है। दैट फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन इज गोइंग टू बी टेक इट अपवर्ड। तो इस तरीके से एक्शन और रिएक्शन की फोर्स मिला करके ये हमारा वर्क होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी बुल एंड कार्ट प्रॉब्लम। बुल एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो बुल एंड कार्ट प्रॉब्लम, इसके अंदर हम एक दिखेंगे, ये हमारे पास एक कार्ट है, कार्ट जो है एक रस्सी से बंधा है, यहां पर हमारा एक हॉर्स है, हम यहां पर एक हॉर्स मानते हैं, इस तरीके से ये हमारा एक हॉर्स बंधा हुआ है यहां पर। तो जरा देखेंगे हम इसको, हॉर्स एंड कार्ट, ये हमारा एक हॉर्स है यहाँ पर, इसे हम हॉर्स मानते चलेंगे, जो कि फोर्स लगा रहा है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर इसका कुछ वजन है, इसे हम W1 मानते हैं, W1 जो कि इस पे लगा रहा है, W1 फोर्स एज एक्शन, यहाँ पर एक एक्शन के रूप में फोर्स लग रही है ये। तो इसको काउंटर करने के लिए एक दूसरी फोर्स जो कि सरफेस द्वारा लगेगी, एज ए रिएक्शन फोर्स, एक रिएक्शन फोर्स लगती है, इसका वेट W1 है, जो कि इस पे एक फोर्स लगा रहा है, और उस W1 को काउंटर करने के लिए R1 फोर्स लग रही है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर। नाउ वी हैव दैट सरफेस, इट्स अ ग्रीन, ये एक सरफेस है, इट इज द सरफेस वी हैव टू हैव ऑन विच, ये हरी घास है, यहाँ पर जो हमारा घोड़ा चल रहा है, सो जो हमारा हॉर्स है यहाँ पर वो एक एंगल बना रहा है थीटा, और यही एंगल थीटा एक यहां बना रहा है। तो हमारे पास एक फोर्स एज रिएक्शन फोर्स यहां पर निकल के आती है। नाउ जब हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, आर फोर्स को रिजॉल्व करते हैं इनटू इस कंपोनेंट, तो हमें मिलता है आर कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ देखें तो हमें मिलता है आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की वैल्यू हमें मिलती है। नाउ जो एक वेक्टर वेक्टर एंड वेक्टर हम यहां देख रहे हैं, इस पॉइंट पर
ये एक जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो ये W2 है, जो r sin थीटा है, वो W2 मतलब वेट ऑफ दैट बुल और कार्ट, जो बुल का जो वेट है उसे काउंटर कर रही है। तो बुल का जो वेट है उसे काउंटर करने के लिए हमारे पास r sin थीटा हो जाती है। तो फॉर मोशन, अगर कार्ट के लिए अगर हमें मोशन चाहिए तो हमारे पास कौन सी फोर्स रह जाती है, r cos थीटा। तो जब वो इधर उसे खींचता है तो उसे इक्वल अपोजिट फोर्स महसूस होता है, अब फोर्स ऑफ टेंशन, ये टेंशन की फोर्स उसे एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और साथ ही साथ देखिए, अगर ये दोनों वन टू बॉडी से एक फोर्स से कनेक्टेड है, यहाँ टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन इंटू खिंचाव, जो कि इसको खींच रहा है इधर की साइड, तो क्या होगा, आर साइन थीटा तो कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई हमारे पास कोई रूल नहीं रहता इसके लिए फॉर मोशन ऑफ द कार, केवल आर कॉस थीटा का मोशन रहता है। और आर कॉस थीटा जो होता है किससे लड़ता है, आर कॉस थीटा जो होता है उसकी फाइट होती है विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ओवरकम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो बुल है वो उस कार्ट को आगे बढ़ा सकता है, आगे मोशन करा सकता है। सो वी हैव दैट इट्स दैट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उसे एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर हमारा आर कॉस थीटा ज्यादा हो एफ से, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो, तो हमारा जो कार्ट है वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। आवर कार्ट इज गोइंग टू बी स्टार्ट मूविंग। तो इसमें भी हमारा थर्ड लॉ अप्लाई होता है। देखिए, इस कार्ट की जो वैल्यू है R1 R2 एक दूसरे ने एक्शन रिएक्शन बैलेंस कर ली। यहाँ पे घोड़े का जो वेट था R sin थीटा, R और W2 ने दोनों वेट और वो दोनों आपस में बैलेंस हो गए। बचा क्या, आगे मोशन कराने के लिए हमारे पास R cos थीटा की वैल्यू मिली। तो R cos थीटा जो है आगे वैल्यू क्यों कराएगी, पर शर्त यह है कि उसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में उसमें मोशन आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा थर्ड लॉ कंप्लीट होता है। नोट डाउन। तो आज हमने क्या क्या जाना थर्ड लॉ के अंदर, आज हमने जाना एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर पहले बुक ऑन टेबल के बारे में जाना। जब बुक जो होती है एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स R1 भी उसके ऊपर लग रहा है। इन सिमिलर मैनर जब बुक इधर खींचते हैं हम तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वो भी एक्शन रिएक्शन का ही एग्जांपल रहेगा आपके लिए। स्विमर, जब स्विमर स्विमिंग करता है तो वाटर को पीछे की तरफ खींचता है और उसके कारण रिएक्शनल फोर्स लगता है, रिएक्शन के रूप में वो वाटर आगे की तरफ मूव करता है। इस तरीके से जब हम एक बुलेट को फायर करते हैं, वी आर गोइंग टू फायर अ बुलेट, तो एज अ एक्शन बुलेट आगे तरफ जाती है और एक पर्सन जो उसे चला रहा है उसे जर्क महसूस होता है एज अ रिएक्शन। चलने में भी एक्शन रिएक्शन का वर्क होता है। जब एक पाइप को हम वाटर से स्प्रे करते हैं तो एक एक्शन की आगे तरफ फोर्स लगता है और रिएक्शन के रूप में हमें एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होती है। इन सिमिलर मैनर रिबाउंसिंग अ बॉल, जब बॉल जमीन से गिरने के बाद दोबारा ऊपर उठती है तो उसमें भी एक्शन रिएक्शन का वर्क रहता है। सिमिलर मैनर में फोर्स इन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज मास, दो पॉइंट चार्ज मास या टू पॉइंट चार्ज के बीच में भी जो फोर्स लगती है वो एक्शन रिएक्शन की तरह रहती है। अगर मास Q1 और प्लस Q1 इधर एक एक्शन है तो इधर एक रिएक्शन फोर्स लगेगी। सिमिलर केस ऑफ मास, इन केस ऑफ रॉकेट हमने दिखाया था, जो बलून होता है उसमें भी एक्शन रिएक्शन का फोर्स लगता है। जब गैस बाहर निकलती है तो वो एक्शन बैकवर्ड करती है और बलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और ओरिएंटेशन चेंज करने से वो होता है। इस तरीके से हमारे रॉकेट के अंदर भी यही होता है कि रॉकेट में से गैस बाहर निकलती है तो वो एक डाउनवर्ड एक्शन लगाती है और जिस कारण हमारा बलून जो हमारा रॉकेट है वो ऊपर की तरफ प्रोपेगेट करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। सिमिलर मैंने जेट, जो हमारा जेट होता है उसके अंदर भी एक्शन रिएक्शन का फोर्स एक्ट करता है। साथ ही साथ हमने जाना बुल एंड कार्ट प्रॉब्लम। बुल एंड कार्ट प्रॉब्लम के अंदर हमने जाना जो कार्ट की वैल्यू है W1 वेट जो है वो रिएक्शनल फोर्स के द्वारा बैलेंस है, सरफेस के द्वारा बैलेंस है। और जो वेट है हमारे बुल का वो R sin थीटा ने बैलेंस कर रखा है और उसके मोशन के लिए जो फोर्स बचती है रिजॉल्व करने पर R cos थीटा वैल्यू बचती है। और R cos थीटा की वैल्यू अगर हमारी फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो कार्ट है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। नोट डाउन।